हेलो बच्चों, मैं हूं अजय कुर्राम और ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी कोरोना की महामारी के कारण स्कूल अभी लग नहीं पा रहे हैं, जिससे बच्चों की बहुत हानि हो रही है। तो बच्चों की हानि ना हो, इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। इसके लिए हमने कोशिश किया है कि कुछ एजुकेशन वीडियो बनाएं और बच्चों तक इसको पहुंचाया जाए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पदार्थ की अवस्था के बारे में बतलाऊंगा कि किस किस तरीके से पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमारे पास सबसे ऊपर में ठोस है। यह जो है ठोस। उसके बाद ये जो दिख रहा है यह द्रव है। द्रव तथा जो बच गया ये गैस है। तो इस तरीके से हमारे पास पदार्थ के अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस ये पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ठोस किस तरीके से बनता है और उसकी बनावट कैसी होती है। ये आपके पास ठोस इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो यह एक ठोस है। तो ठोस पदार्थ को बनाने वाले जो अणु हैं, दिख रहे हैं आपको, ये अणुएं जो हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित क्रम में एक दूसरे से, देखो आपस में एक दूसरे से जो है निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। जब ये आपस में एक दूसरे से निश्चित क्रम में लगे हुए हैं, जिसके कारण इसकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। और ठोस के अणु जो है एक दूसरे के पास पास होते हैं। इसी कारण ठोस के किन्हीं दो अणुओं के मध्य में एक आकर्षण बल होता है, जिसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। उस बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। पास होने से ठोसों में अंतरा अणु आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है, जिससे ये अणुएं आपस में एक दूसरे को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ कर रखते हैं, जो इनको एक निश्चित आकार देता है। अतः जो ठोस जो होता है, इस ठोस का आकार निश्चित होता है। आकार जो है निश्चित होगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं लिक्विड। लिक्विड के आकार के बारे में अब जानकारी हम लेंगे। लिक्विड मतलब द्रव। द्रव बच्चों, लिक्विड मतलब द्रव। द्रव के अणुओं की बात करें तो द्रव में अणुओं का निश्चित व्यवस्थीकरण नहीं होता। द्रव में जो अणु होते हैं उनके बीच में दूरी ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण द्रव के अणुओं के मध्य में जो अंतर अणुक आकर्षण बल है वह कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाने से अणुओं का आपसी पकड़ कमज़ोर हो जाता है, जिससे इनको कोई निश्चित आकार नहीं मिल पाता। निश्चित आकार नहीं मिल पाने से द्रव को जिस भी बर्तन में आप रखते जाएं, उस बर्तन के अनुसार वह अपनी आकृति परिवर्तित कर लेगा। जैसे हमने इसे एक बीकर में लिया, अगर हमने इस द्रव को
बीकर में लिया तो इसका आकार बीकर के समान हो जाएगा। अगर हमने इसको एक गिलास में लिया तो इस द्रव का आकार गिलास के जैसा हो जाएगा। अगर हम इस द्रव को किसी परख नली में लेते हैं तो उसका आकार परख नली के जैसा हो जाएगा। अगर हम इसको किसी कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं तो इसका आकार कोनिकल फ्लास्क के जैसा हो जाएगा। अगर हम इस द्रव को गोल पेंदी वाले फ्लास्क में लेते हैं तो इसका आकार गोल पेंदी वाले फ्लास्क के जैसा ही हो जाएगा। तो इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो द्रव जो होता है, इस द्रव का आकार अनिश्चित होता है, अर्थात द्रव बर्तनों के अनुसार, जिन बर्तनों में द्रव को लिया जाता है उन बर्तनों की आकृति के अनुसार अपने आकार को बना लेता है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार जो गैस है। गैस जो होता है, गैस के अणुओं के बीच में अंतर अणुविक बल द्रवों के अणुओं से भी बहुत ही कम, नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण गैस के अणुओं का एक दूसरे के साथ कोई भी आकर्षण नहीं होता, जिससे ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। स्वतंत्र रूप से गति करने के कारण ये वातावरण में आसानी से वितरित हो जाते हैं और जो भी बर्तन होता है या जहाँ भी रखें उसके अनुसार ये फैल जाता है और इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता। तो इस तरीके से हमने देखा कि ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप देख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस। अब आगे हम सीखते हैं कि अगर कोई ठोस है तो उसे हम गैस में कैसे परिवर्तन करेंगे और कोई गैस है तो उसको ठोस में कैसे परिवर्तन करेंगे, तथा कोई द्रव है तो उसे ठोस में, गैस है तो उसे द्रव में। इस तरीके से हम इनको कैसे परिवर्तित करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ठोस है। इस ठोस को हमें द्रव में बदलना है। यह जो ठोस है, इस ठोस को हम बदलेंगे द्रव में। तो द्रव में बदलने के लिए इस ठोस को हम ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने पर ठोस पिघल जाता है, पिघलकर वह द्रव में बदल जाता है। आप देख सकते हैं यह जो है द्रव में बदल गया। अब इस द्रव को अगर हमें गैस में बदलना हो तो इस द्रव को हम फिर से ऊष्मा देंगे और इसको उबालेंगे। जैसे ही उबालेंगे, उबालने पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा। वाष्प में परिवर्तित होने पर यह गैस रूप में आ जाता है। अब इस गैस अवस्था को हमको ठोस रूप में बदलना हो तो हम इस गैस को दाब लगाकर कंप्रेसित करेंगे और ठंडा करेंगे। कंप्रेसित दाब लगाएंगे। दाब लगाने पर गैस के अणु पास पास आ जाएंगे और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे और एक ठोस का निर्माण होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई ठोस में है तो ठोस अवस्था को द्रव में बदलने के लिए हम उसको ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने पर वह पिघलता है। जैसे वह पिघल गया, द्रव में बदल गया। अब इस द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए उसे और ऊष्मा देते हैं, जिससे ऊष्मा वाष्प में जो है वाष्प में बदल जाता है।
फिर इस गैस को अगर ठोस में बदलना हो तो हम इसको उच्च दाब लगाकर कंप्रेसित करते हैं और अंदर का ताप को रिड्यूस करते हैं, बाहर निकालते हैं, जिससे वह ठोस में बदल जाता है। अब अगर कोई ठोस है तो ठोस को सीधे हम गैस में बदलें तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, अर्थात जब किसी ठोस को आप जलाओ तो वह द्रव में ना बदल कर सीधे गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस अवस्था में कोई पदार्थ ठोस होता है, कब द्रव होता है, कब गैस होता है, कैसे हम ठोस से उसे द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को गैस में, गैस को फिर ठोस में। ओके बच्चों, धन्यवाद।